नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सत्ता बचाने और सत्ता पाने के लिए बीजेपी किस तरह के कुचक्र रच सकती है, इसकी मिसाल संसद से सड़क तक वाया चुनाव आयोग अब नजर आने लगा है। जी हां, मैं एक ही वाक्य में संसद, सड़क और चुनाव आयोग इन सबको इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बीजेपी के खेल का खुलासा अब हर तरफ से होने लगा है। आप जानते हैं कि इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन चल रहा है, जिसमें पहले कुछ दिन तो हंगामे में ही बीते, सत्र स्थगित होता रहा और अब जबकि दोनों सदनों में चर्चाएं हो रही हैं, तब भी बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी तरह मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। आज संसद में नोटों की गड्डी मिली, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर उंगलियां उठाई। कल बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा। राहुल और कांग्रेस पर हमले करके बीजेपी अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है, लेकिन दिल्ली की तरफ किसानों का कूच करना, चुनाव आयोग की भूमिका पर अरविंद केजरीवाल का सवाल उठाना, मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी के सामने नए सवालों का आना, यह सब बता रहा है कि बीजेपी अब हर मोर्चे पर नाकाम दिख रही है। राहुल गांधी ने आज फिर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में, जरा उसको ले आइए स्क्रीन पर और देखते हैं। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी सीधा, किसानों का मुद्दा इसलिए क्योंकि दिन भर किसान आज छाए रहे। किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने वाले थे। 101 किसानों का, 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ आकर और यहां दिल्ली में कृषि मंत्री से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन उन पर वाटर कैनन से लेकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। राहुल गांधी लिखते हैं कि किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। उन पर आंसू के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। अन्नदाताओं की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। मोदी सरकार की घोर असंवेदनशीलता के कारण पहले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत को भी देश नहीं भूला है। हम किसानों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खेती की व्यापक लागत का 1.5 गुना एमएसपी, कर्ज माफी समेत तमाम मांगों पर सरकार को तुरंत अमल करना चाहिए। जब अन्नदाता खुशहाल होंगे तब भी देश खुशहाल होगा। यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी सीधे सीधे किसानों के मसले को यहां जनता के बीच रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। और इधर राहुल गांधी ने किसानों पर फिर से बीजेपी से सवाल किए हैं और वहीं पर कांग्रेस अदानी के मुद्दे पर रोजाना संसद में चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी वहां जवाब नहीं दे रही है। लिहाजा कांग्रेस सांसद संसद के बाहर अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मोदी अदानी एक हैं सेफ हैं के पोस्टर के साथ कांग्रेस के सांसद थे, आपने देखा होगा। और आज काली पट्टी के साथ कांग्रेस का विरोध जारी रहा। आज काली पट्टी चेहरे पे लगाए प्रियंका गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने कांग्रेस का जो विरोध है वो इसी मसले पर, कांग्रेस अदानी का नाम ले रही है तो बीजेपी उसे जॉर्ज सोरोस के नाम के साथ शांत करवाने में लगी हुई है। कल जिस तरह संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा है और विदेशी साजिश की तरफ इशारा किया, उसमें बीजेपी की छटपटाहट ही नजर आई। दोस्तों, बीजेपी के इस हमले पर प्रियंका गांधी का जवाब आया है। प्रियंका गांधी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आप, ये प्रोटेस्ट है। राहुल गांधी और तमाम नेता चेहरे पर मास्क, ब्लैक मास्क लगाए, उस पर कुछ लिखा हुआ, और क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ हुआ, हमारे साथी शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम आएंगे तो वो बताएंगे जरूर कि संसद के अंदर चल क्या रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां प्रियंका गांधी इसी मसले पर क्या कुछ कह रही है, जरा सुन लीजिए। जो लोग जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल आजादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी, और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या करें। मेरे भाई के लिए इस देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। मैम क्या कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं।
तो सुन लिया अभी आपने प्रियंका गांधी को, और 8,000 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, और इधर लगभग 6,000 अगर देखा जाए तो 10,000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने पिछले 2 साल में की है। और ये तमाम बातें, देश सर्वोपरि है राहुल गांधी कहते हैं। ये पूरा परिवार आप लोगों ने देखा होगा, इसी परिवार के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत इस देश ने देखी है, पहले इंदिरा गांधी की और उसके बाद राजीव गांधी की। और इसी परिवार के राजीव गांधी के दोनों बच्चे हैं, इधर प्रियंका और राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी पर हमला करके खुद बीजेपी ने खुद को कहें तो फंसा लिया है। और आज संसद में एक नया खेल भी सामने आया है। राज्यसभा में दोस्तों, जी हां, संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अपर हाउस इज राज्यसभा। राज्यसभा में एक सीट के नीचे नोटों की गड्डी मिली और संयोग से वो सीट अभिषेक मनु सिंघवी की है। 222 यानी 222 नंबर की सीट अभिषेक मनु सिंघवी की है। और यह संयोग ही है जो कांग्रेस के सांसद हैं और उनकी सीट के नीचे वो गड्डी मिली। अभी इस मामले की जांच होनी है। पहले तो अव्वल तो यह कि इस मसले को और इस नाम को सामने नहीं लाना चाहिए था, और जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध भी जताया कि आप नाम क्यों सामने ला रहे हैं, आप पहले जांच लीजिए। जांच से पहले ही आपने सब कुछ बता दिया, और ये चीजें वहां पर दिखाई भी दे रही थी कि यहां चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब इस मामले की जांच होनी है। लेकिन बीजेपी ने पहले ही कांग्रेस पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। हालांकि यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि कोई सांसद अपनी सीट के नीचे नोटों की गड्डी छोड़ेगा ताकि वो पकड़ाई में आए और हंगामा हो जाए। अब यह गड्डी कहां से पहुंची, कैसे पहुंची, किसने रखवाई, क्यों रखवाई, ये सारे सवाल फिलहाल अनसुलझे हुए हैं। क्योंकि इतना तय है कि संसद की मर्यादा को तार तार किया गया है इस पैसे, इन नोटों को। कई बार आप लोगों ने एक नोट का मसला और भी आप लोगों ने देखा होगा, जो साथी 20 साल पहले संसद को कवर करते होंगे वो तो और भी अच्छी तरह से, या जो संसदीय परंपरा और संसद की खबरों पर ध्यान देते होंगे वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उससे संसद की मर्यादा को तार तार किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी राज में दूसरी बार संसद में सुरक्षा की चूक सामने आई है। पिछली बार लोकसभा में इसी शीतकालीन, इसी विंटर सेशन में पिछली साल आप याद कीजिए कि शीतकालीन सत्र में के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 युवकों ने कलर क्रैकर के जरिए पीले रंग का धुआं संसद में फैलाया था। अब राज्यसभा में नोटों की गड्डी पहुंच गई है और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मोदी सरकार के में ये कैसा प्रशासन चल रहा है, ये उसी का नमूना है। लेकिन चूंकि ये अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे है, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर अपनी बात रखी है, जवाब दिया है। ये जरा सुन लेते हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, उनको सुनते हैं, आगे बढ़ेंगे, सुनिए जरा। 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है अगर ये गंभीर नहीं होता। अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे, आवाज थोड़ी घड़घड़ाहट है, बगल में कुछ फैन की आवाज आ रही है, लेकिन यहां अपनी बात वो रखते हुए साफ साफ कह रहे हैं कि मैं अपने जेब में 500 रुपए ही लेके आता हूं, 500 की गड्डियां लेके नहीं आता हूं। मोदी सरकार में गड़बड़ियों की एक मिसाल आज अरविंद केजरीवाल ने भी पेश की है दोस्तों। उन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले चुनाव आयोग के जरिए वोटर लिस्ट में करवाई जा रही हेरा फेरी का सबूत पेश कर दिया है। आप याद कीजिए कि 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर यह कहा था कि बीजेपी वालों आप चुपचाप बैठो, मैं 2 दिन के अंदर आप लोगों के काले कारनामों के सबूत सामने रखूंगा और कैसे आप लोगों ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली की है उसका सबूत पेश करूंगा, और उसी ढंग से आप दिल्ली के चुनाव को भी प्रभावित करना चाहते हैं। और उसी के सबूत आज आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने पेश किया। इस जरा अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं और समझते हैं कि यह सबूत क्या है, सुनिए जरा। इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत संदिग्ध है। इलेक्शन कमीशन का एक रूल है, डेली जितने लोगों के वोट कटने की एप्लीकेशन आती है, इलेक्शन कमीशन को उसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पे डेली फॉर्म 10 नंबर फॉर्म 10 में डालनी होती है।
आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग विधानसभाओं की मिलेगी, मैं बताऊंगा अभी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कल तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे शाहदरा विधानसभा में मात्र 487 एप्लीकेशन दिखाई जा रही हैं कि डिलीशन के लिए आई हैं। इसका मतलब जो 11,000 एप्लीकेशन बीजेपी ने दी हैं वो चोरी छुपे उसके ऊपर काम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली हैं। दोबारा मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन में जितनी भी एप्लीकेशन डिलीशन की आती हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एप्लीकेशंस डिलीशन के लिए आई हैं, डिलीट करने के लिए। हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कल तक की डेट पे पिछले 1 महीने में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दिए हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखा ही नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे, और जबकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू कर चुका है। और उसका सबूत यह है, इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को यह ऑर्डर पास किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा आरोप यहां पर और सीधे सीधे प्रमाण के साथ यहां अरविंद केजरीवाल रखते हुए दिल्ली चुनाव शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। जो सबूत आज पेश किए गए हैं उनसे बीजेपी कैसे खुद को बचा पाएगी और चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इधर बीजेपी को चुनौती देने के लिए अब किसानों ने भी दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और एक बार फिर मोदी सरकार के किसान हितैषी होने वाले दावों पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के सामने मुसीबतों और सवालों की सूची यानी लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है और इन सब के बीच पुराने सवाल भी जवाब मांगने के लिए खड़े हैं। आज ही विजय चौक पर मणिपुर कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार से सवाल किए कि मणिपुर को मोदी देश का हिस्सा मानते हैं या नहीं। क्यों 18 महीने बाद भी मणिपुर की सुध नहीं ली जा रही है? तो संसद से सड़क तक घिरी हुई बीजेपी अब कौन से नए तीर निकालकर विपक्ष पर निशाना साधेगी और क्या विपक्ष उसके सारे हमलों को विफल कर देगा? आज इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। एक, किसानों के आंदोलन में मुखिया की भूमिका निभाने वाले पंढेर क्या कुछ कह रहे हैं और उनकी रणनीति क्या है, जरा उसको सुन लेते हैं। और उसके बाद एक पिक्चर ऑफ द डे जरूर आज दिखाना चाहूंगा, वीडियो ऑफ द डे या क्लिपिंग्स ऑफ द डे जरूर दिखाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन, ये दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं किसान, लेकिन आखिर किसानों के साथ हो क्या रहा है, उनकी रणनीति क्या है, सुनिए। और वो सब हम लोग कवर कर लें। और ये कल का जथा इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जथा परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, ये उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जथा इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कल का कार्यक्रम परसों होगा। तो किसान अपने पेशेंस की परीक्षा दे रहे हैं, ये कह सकते हैं, और उनकी परीक्षा सरकार ले रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसानों के पेशेंस की परीक्षा कब तक? और यहां पर लगभग साल भर से आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर, दिल्ली से दूर
हरियाणा से बाहर पंजाब के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर, वहां से किसानों का जत्था चल के, क्योंकि उस बॉर्डर को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था साल भर पहले, वो उसमें से 101 किसानों का जत्था दिल्ली आकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाहता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से मिलने नहीं देना चाहता है प्रशासन। आखिर क्यों? क्या सरकार खुद नहीं चाहती किसानों से मिलना? राहुल गांधी ने जो बातें लिखी हैं अपने ट्वीट के जरिए, जो सबसे शुरुआत में आपने सुनी देखी, क्या वही सही है? एमएसपी की गारंटी क्या सरकार नहीं चाहती है? क्या किसानों की कोई सुध लेना नहीं चाहती सरकार? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे एक दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लेकिन थोड़ा सा स्विच ऑन हुआ फिर तुरंत ऑफ हो गया उनका कहीं और भाषण में, क्योंकि कृषि मंत्री भी वहीं पर थे, उसी मंच पर थे। चलिए, जगदीप धनखड़ की बात हम बाद में करें, लेकिन उधर महाराष्ट्र जल्दी से चलते हैं और उसके बाद फिर सीधे हमारे तमाम साथियों के बीच, पैनलिस्ट साथियों के बीच चलेंगे और क्या कुछ चल रहा है देश में वो भी समझेंगे। महाराष्ट्र इसलिए ले चलना चाहता हूं क्योंकि 24 घंटे बीत गए, महाराष्ट्र में अब फडणवीस की सरकार आ गई है, लेकिन यह तस्वीर दिखाना आपको जरूरी है। कल जो वहां पर बैठे थे उस कुर्सी पर, यानी जो कुर्सी जिसके पीछे सफेद टॉवेल लगा हुआ आप देख रहे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे थे, आज वहां नहीं, बगल में खड़े होकर ताली तो बजा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बात कर रहा हूं, लेकिन उनको कुर्सी कौन सी दी गई है? इस तस्वीर को पूरे अच्छे से देखिए जरा और आप खुद समझ सकते हैं। ये आदत हो गई है हाथ लगाने की, बुके लेने की, लेकिन कुर्सी अब बदल चुकी है। यही राजनीति है और यह बात देश के राजनेताओं को समझना चाहिए। पिक्चर ऑफ द डे, और इससे बेहतर राजनीतिक करियर में आगे बढ़ने वालों के लिए, राजनीति करने वाले नेताओं के लिए इससे बढ़िया तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती कि आज जो साहिबे मसनद हैं, कल वो आप जानते हैं। चलिए, खैर, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और अनिल सिन्हा जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, आपके पास बहुत सारी बातें रख चुका हूं। शकील जी, ये नोटों की गड्डी मिली, नेता प्रतिपक्ष एलओपी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे। धनखड़ साहब को बहुत जल्दबाजी थी, लेकिन हुआ क्या? ये गड्डी आई कहां से? मैं आपसे दिन में फोन करके पूछ रहा था कि ये गड्डी आपको तो नहीं मिल गई। आप बताए कि नहीं, हमारे पास नहीं है। आप तो अब शायद मोदी जी के डिजिटल इंडिया में हैं, तो इसलिए आप पैसे वैसे गड्डियां लेके नहीं घूमते हैं। लेकिन ये कौन लेके आ गया? अभिषेक जी के पास इतना पैसा, वो तो मैं समझता हूं कि होगा, लेकिन वो लोग संसद में क्यों ले जाएंगे? देखिए राजीव जी, अभिषेक सिंघवी सीनियर एडवोकेट हैं, वो डायरेक्ट केस भी नहीं लेते हैं। उनको केस भी जो है वो कंपनी के थ्रू मिलते हैं। वो डायरेक्ट पैसे कहां से ले लेंगे? कोई भी वकील या कोई भी जो प्रोफेशनल है वो कभी इतने पैसे लेके साथ में नहीं चलता है, कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, मान लीजिए इतनी तो सैलरी होती है, वहीं स्टेट बैंक है जहां इनकी सैलरी आती है, कोई निकाल सकता है, निकालते हैं। वहां पे स्टेट बैंक वाले एक लिफाफे में रख के वो पैसा उनको देते हैं, वो पॉकेट में डाल लेते हैं। संसद में, दोनों सदनों में कोई निषेध नहीं है कि आप पैसा लेके नहीं आ सकते, सब आते हैं अपनी सैलरी लेके। कई जगह कैश का काम होता है, डिजिटल भी काम होता है, कई जगह कैश का भी काम होता है, लेके आते हैं वो पैसे। ये कौन सा इश्यू था? ये निहायत ही नॉन इश्यू है, जिसको मीडिया ने और सरकार ने और धनखड़ जी ने इतना बड़ा इश्यू बना दिया। देखिए, लोकसभा में कल कार्रवाई लोकसभा में नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क किए गए, अपमानजनक बातें करी गई। अब राज्यसभा में कल कार्रवाई हुई, राज्यसभा कल चली, शाम तक चली राज्यसभा। तो आज राज्यसभा में भी काम ना हो, उसके लिए राज्यसभा में यह मुद्दा ले आए। जी,
सरकार नहीं चाहती कि दोनों सदनों में कोई काम हो, कोई इशू उठे। इसीलिए जो है इंडिया गठबंधन के सदस्यों को बाहर जो है अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बाहर अपनी बात करना पड़ रही है और रोज वो नए नए अनोखे तरीके ला रहे हैं। कल आपने देखा कि अपनी जैकेट पे एक स्टिकर लगाए हुए थे वो, जिसमें लिखा हुआ था मोदी अडानी एक हैं, इसलिए सेफ है अडानी। आज जो है उसमें लिखा हुआ है, जो काले मुंह पे कपड़ा बांधे हुए हैं, वो ब्लैक कपड़ा जो विरोध का प्रतीक होता है, उसमें लिखा हुआ था मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। तो राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जिसका जवाब जो है किसी के पास नहीं है। कल राहुल ने बड़े साफ शब्दों में कहा, जब मीडिया ने उनसे पूछा, उनका जांच, क्या मोदी जी खुद अपने खिलाफ जांच करवाएंगे? मोदी और अडानी एक हैं, मोदी जी कभी अडानी जी के खिलाफ जांच नहीं करवा सकते। तो ये सारे इशू संसद में नहीं उठे, संसद में सवाल नहीं आए, इसलिए लोकसभा तो कल ये बोल के कि राहुल के ऊपर जो बोला गया उसको हम रिपीट करना नहीं चाहते। बहुत अच्छा जवाब दिया आज प्रियंका गांधी ने। आप राहुल के लिए ये सब कह रहे हैं, उस खानदान के लिए कह रहे हैं जिनके दो दो सदस्यों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारे प्रधानमंत्री तो जब पंजाब गए थे और पंजाब से आ रहे थे तो वहां से कह रहे थे, वो एक इन्हीं किसानों का एक प्रदर्शन वहां चल रहा था काफी दूर पे, कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, अपने किसानों की वजह से। वहां तो इंदिरा गांधी लाल आंखें दिखाती थी अमेरिका को, पाकिस्तान को। तो ये जो है दोनों सदनों में काम न हो, इसलिए आज शुक्रवार था, आज खत्म हो गया, सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो ये सारे इशू लाए जा रहे हैं। इसलिए जो पैसे का इशू है, अभिषेक ने साफ कहा कि वो आश्चर्यचकित है, ये कौन सा इशू है। पहली बात तो कह रहे हैं कि मैं लेके गया ही नहीं, वो साफ कह रहे हैं कि मैं लेके नहीं गया। कोई भी आदमी 50,000 छोड़ देगा क्या? कोई भी आदमी अगर उसके पैसे होंगे तो कहेगा कि मेरे थे, वापस कर दो। 50,000 कौन से कानून में जेब में रख के ले जाना संसद सदस्य के लिए अपराध है? अभी तक किसी ने नहीं बताया और न कोई बता सकता है ही नहीं। वही स्टेट बैंक की ब्रांच है जिसमें इनकी सैलरी आती है। हमने पहले बताया, फिर रिपीट कर रहे हैं हम, सारे संसद सदस्यों की, सारे मंत्रियों की सैलरी भत्ते वही स्टेट बैंक में आते हैं, जिसकी ब्रांच स्टेट बैंक की संसद भवन में है, और वहां से सब पैसे लेते हैं और लेके वो एक लिफाफे में रख के इनको देते हैं बड़े सम्मानपूर्वक। हम लोगों को तो नोट ऐसे ही पकड़ा देते हैं बैंक वाले, लेकिन उनको देते हैं और वो रख लेते हैं उसमें। तो ये अगर वहां से लिए थे, किसी ने भी लिए थे, तो ये तो आ जाएगा, उसके नंबर से आ जाएगा, किसके नंबर से कहां निकाले। लेकिन ये कोई इशू नहीं है। देखिए, पैसा जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, कि टेम्पो भर भर के कांग्रेस के दफ्तर में नोट जा रहे हैं, उसकी कार्रवाई करी क्या उन्होंने? इसकी कार्रवाई कर रहे हो आप? टेम्पो भर भर के नोट, वो तो ब्लैक मनी होगी। टेम्पो भर भर के नोट, तो ये तो ब्लैक मनी आप नहीं कह सकते इसको। तो ये टेम्पो भर भर के नोट आए हैं, वो आपने पकड़े क्या? और अभी चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में करोड़ों रुपया चुनाव आयोग ने पकड़ा। मालूम पड़ा किसका था? बताया आपने किसका था? करोड़ों रुपया। तो ये सारे नॉन इश्यू जो है सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी किसी भी वास्तविक इश्यू में इनसे घिर नहीं रहे। कभी आप सोरेस का नाम ले दो, कभी आप देशद्रोही कह दो, कभी आप कुछ कह दो, राहुल पे उसका असर पड़ रहा है क्या? देखिए, बहुत मुश्किल है। जो आदमी अपने मूल्यों के प्रति कमिटेड होता है, उसको डिगाना, उसको हराना बहुत मुश्किल काम है। राहुल अपनी वैल्यूज के लिए लड़ रहे हैं, और वो वैल्यूज क्या है? वो आज उन्होंने संविधान दिवस, आज उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर साफ साफ कही है। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। राहुल सुबह सबसे पहले पहुंचने वाले थे। अंबेडकर की प्रतिमा को हमने बताया अभी बेक में कर दिया है,
ये कहानी सबसे बड़ी है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। जी। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो है वो संसद भवन के सामने लगी हुई थी, और आदम खत प्रतिमा है बहुत ऊंची, जो संसद भवन की दीवारों के बाहर से दिखती थी। लोग वहीं से देख के उन्हें प्रणाम कर लेते थे, साथ में फोटो खिंचवाते थे। अब उसे फ्रंट से बैक पे पहुंचा दी, यही कहानी है। आप अंबेडकर को फ्रंट से बैक पे पहुंचा रहे हैं, इसीलिए राहुल कहते हैं कि संविधान को भी आप जो है वो हटाकर उसको बैक में डाल देंगे, उसको खत्म कर देंगे। जी। तो वहां पे राहुल सुबह सबसे पहले पहुंचे, अपनी श्रद्धांजलि दी उन्होंने, और उन्होंने वहां कहा कि जो सामाजिक समानता, न्याय और अधिकार की लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी थी, मैं उसके प्रति प्रतिबद्ध हूं, और मैं जो उन्होंने संविधान बनाया था, जो उसके शिल्पकार हैं, जो उसकी रक्षा के लिए मैं कमिटेड हूं। अब राहुल को आप उससे डिगाना चाहते हैं, तो राहुल क्या कहते हैं? राहुल कहते हैं कि आप जाति गणना करो, और राहुल इस मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं है। और यह सबसे बड़ी इनके लिए परेशानी वाली बात है। जिस दिन जाति गणना हो गई और यह मालूम पड़ गया कि भाई पिछड़ों की संख्या तो 50, 60, 65% तक है, और उनके पास जो हिस्सेदारी है वो तो 10%, 12%, 15% से ज्यादा नहीं है। राहुल और कुछ नहीं कहते, वो यही कहते हैं कि आप जाति गणना कर लो। दलितों का हमको मालूम है कि कितना संख्या है देश में, आदिवासियों की हमको मालूम है। जिस माइनॉरिटी पे सबसे ज्यादा वो हमला करते हैं, उस माइनॉरिटी का भी कमोबेश अंदाने 1 या 2% का फर्क होगा। समस्या यह है कि ये पिछड़ों की संख्या, अदर बैकवर्ड क्लास जिसको हम कहते हैं, उसकी संख्या नहीं मालूम। और अब सामाजिक चेतना उसी में आई है। जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत आया था, वो सामाजिक न्याय का सिद्धांत ओबीसी के लिए ही आया था। और अब राहुल उस सामाजिक न्याय के सिद्धांत के नेक्स्ट स्टेज पे जाने की बात कर रहे हैं। वो नेक्स्ट स्टेज होगा कि जाति गणना आप करो। जिस जाति गणना हो गई, अधिकार तो उसी दिन अपने आप मिल जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर राहुल को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ओबीसी खुद अपने अधिकार ले लेगा सरकार से लड़के, और सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है। सरकार किसी भी हालत में वहां तक जाना नहीं चाहती है। देखिए, वही लड़ाई जो है अभी केजरीवाल ने जो कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये काम सारे दलों को करना चाहिए, इंडिया गठबंधन के। जो केजरीवाल चुनाव की घोषणा नहीं हुई है वहां दिल्ली में, चुनाव की घोषणा से पहले वो वोटर लिस्ट में क्या गड़बड़ियां हो रही है उसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं, उसको पकड़ रहे हैं और लोगों के सामने ला रहे हैं। चुनाव आयोग निश्चित रूप से दबाव में आएगा, कर नहीं पाएगा वो। ये काम सबको करना चाहिए। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने से पहले हमने यही कहा था कि फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने वाली है, और उसमें जो है बीजेपी का एक्सेस है, बीजेपी घटा बढ़ा रही है। और वही हुआ। आज वो कांग्रेस वही बात ऑन रिकॉर्ड कह रही है। तो ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए, और शायद केजरीवाल की इस पहल से बाकी दल इसको सीखेंगे और इसको करेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल की पहल। और यहां पर एक प्रमाण प्रूफ देते हुए अरविंद केजरीवाल, लेकिन चुनाव में धांधली के सबूत जो हैं वो इसके साथ साथ दिखाई देते हैं। जरा प्रशांत टंडन जी, इन्हीं सबूतों के साथ जरा अपनी बात आगे बढ़ाइए। और अरविंद केजरीवाल रख रहे हैं इंडिया गठबंधन, और खासकर ये बात कांग्रेस पार्टी भी पहुंचा चुकी है चुनाव आयोग को, और जवाब का इंतजार है। कुछ जवाब मौखिक तौर पे चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को दिया गया था, लेकिन लिखित जवाब का इंतजार कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ चाहे हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, दोनों चुनावों में जिस प्रकार जीत मिली है बीजेपी को, उससे विपक्ष और जनता का एक बड़ा जो हिस्सा है, जो वोटर्स का हिस्सा है, वो हतप्रभ है। वो थोड़ा सा परेशान भी है कि आखिर ये रिजल्ट कैसे आया। और वैसे में इन तमाम चीज़ों को देखिए, अभी तक ईवीएम की बात होती थी, लेकिन ईवीएम से पहले हम लोग लगातार ये बात कर रहे थे। आप याद कीजिए कि सब्यसाची दास जो एसोसिएट प्रोफेसर थे अशोका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उनका जो रिपोर्ट उनकी थी, जो थीसिस उनकी थी, उसमें इन तमाम मसलों को उठाया गया था, उजागर किया गया था 2019 के लोकसभा चुनाव पर आधारित। लेकिन अब उसके आगे यमुना, गंगा और तमाम नदियों में बहुत पानी बह गए, और लेकिन बात सिर्फ ईवीएम पे अटकी पड़ी थी, जो अब निकल के चुनावी धांधली में परिवर्तित हो चुकी है। और इसके सबूत पेश कर रहे हैं यहाँ पे अरविंद केजरीवाल। और उसमें सबसे बड़ी चीज कि सिर्फ एक एरिया, दिल्ली के एक एरिया
के सबूत दे रहे हैं, अभी तो पूरी दिल्ली बाकी है। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए इसको, और इन सबूतों के आधार पर क्या कोई प्रेशर, कोई यहां चुनाव आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नजर आता है आपको? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी कलई खोल दी। और ये इशारा है, ये जो आज अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो आरोप लग रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में, ये मामला उसी तरफ जा रहा है कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। मामला ईवीएम से आगे का है, जैसा आप कह रहे हैं, जैसे हम लोग लगातार इस बात को कहते आए कि असली मामला तो वोटर लिस्ट में धांधली है। और अरविंद केजरीवाल ने आज पेश कर दिया सबूत कि बीजेपी ने 11,000, एक ही विधानसभा में 11,000 वोटों को काटने का एप्लीकेशन दी है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने गायब कर दिया। इलेक्शन कमीशन को, जैसा वो अरविंद केजरीवाल बता रहे, जो कि नियम भी है और होता भी है, कि जितनी भी वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन जाती है वो वेबसाइट में आती हैं। और राजीव कुमार बीजेपी के दिए हुए जो डिलीशन की लिस्ट है उस पर कार्रवाई करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि ट्रांसपेरेंसी का हाल ये है कि उसको वेबसाइट में नहीं डाल रहे हैं। कुछ गुपचुप हो रहा है वहां, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये जो गुपचुप हो रहा है, यही हरियाणा में हुआ। ये जो 13 लाख वोट, दो बातें हैं यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण। एक, किस तरीके से इलेक्टोरल रोल बनते हैं, किनके नाम जोड़े जाते हैं, किनके नाम काटे जाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को भी पेश किया जिनके नाम काटे गए, जिनको कह दिया गया कि वो यहां रहते ही नहीं है। एक बड़ा हथकंडा है एएसडी, एब्सेंट शिफ्टेड डेड। एब्सेंट शिफ्टेड डेड के नाम पर, यानी वो मौके पे मिले नहीं जब चुनाव आयोग के अधिकारी गए, या वो यहां से शिफ्ट हो गए कहीं और, या वो दुनिया में ही नहीं है जी। इसका बहाना लेके हजारों लाखों वोटर हटा दिए जाते हैं, और वो लोग वोटर हटाए जाते हैं जो किसी विपक्षी दल को वोट देने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल, जैसे कई बार मामला ये उठा चुका हूं मैं कि सीरियल नंबर जो ईवीएम का होता है, वो सीरियल नंबर से मालूम होता है कि वो ईवीएम मशीन कहाँ लगी हुई थी और उस ईवीएम से किस पार्टी को कितने वोट निकले। ये वहां से डेटा निकाल के इसका इस्तेमाल होता है। आप देख लीजिए कि बीजेपी ने जिन 11,000 लोगों के नाम कटवाए होंगे, काटने का आदेश दिया, ये रिकमेंड किया है चुनाव आयोग को, उसमें अधिकांश दलित होंगे, अधिकांश मुसलमान होंगे। यह बीजेपी करती है और राजीव कुमार इसको फैसिलिटेट करता है। ये धांधली हुई है हरियाणा में भी, यही धांधली के सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में भी। और हरियाणा में देखिए, काउंटिंग के 10 घंटे पहले तक वहां पे संख्या बढ़ाई गई, मत प्रतिशत बढ़ाया गया, 13 लाख मतदाता बढ़ाए गए लगातार 3 बार में। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में विपक्ष की सरकार नहीं बन पाई, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। अगर कांग्रेस की सरकार बनती हरियाणा में तो ये किसान आते दिल्ली। असली वजह यह है राजीव जी, पंजाब से दिल्ली आने के लिए किसानों को रोकना था, किसी भी कीमत पे वहां पे सरकार जो है चाहिए थी। और ये आज आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है कि किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे रोक दिए गए। अगर मान लीजिए कि वहां पे कांग्रेस की सरकार होती तो किसान रोके जाते? नहीं रोके जाते, वो किसान दिल्ली तक आते, दिल्ली की पुलिस उनको रोकती और दिल्ली के करीब होता सारा ड्रामा। इसलिए हो रहा है ये सब।
ये जो वोटर डिलीशन का काम है उसकी पॉलिटिकल वजह है, इसलिए हो रहा। अरविंद केजरीवाल ने आज एक छोटा सबूत पेश किया है, ये पूरे देश में बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अभिषेक मनु सिंघवी के नोटों गड्डियों वाले मामले पर। धनखड़ जी का बयान यह आया कि एंटी सबोटाज टीम ने एंटी सबोटाज ड्रिल के दौरान वो नोट की गड्डी मिली। एंटी सबोटाज ड्रिल कब होती है राजीव जी? हाउस बैठने से पहले होती है, सुबह होती है वो, और 2 घंटे 2.5 घंटे वो ड्रिल चलती है। पहले ये काम सीआईएसएफ वो करती थी, अब ये काम सीआईएसएफ करती है, पहले दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स करती थी, सीआरपीएफ करती थी मेरे ख्याल से। अब ये काम सीआईएसएफ करती है। उसमें वो डॉग्स भी ले जाते हैं, स्नीपर डॉग्स भी होते हैं, उसमें तमाम चीजें होती हैं और हर सीट के नीचे होती है जी। अब जरा आते हैं अभिषेक मनु सिंघवी के बयान पर। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि 12:57 पे वो राज्यसभा में पहुंचे और 1 बजे राज्यसभा एडजर्न हो गई लंच के लिए। उसके बाद वो लंच करते हैं पार्लियामेंट की कैंटीन में और 1:30 बजे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वापस नहीं आते। राज्यसभा चलती है 5:50 तक। तो नोट की गड्डी वहां पड़ी रही थी, किसी ने देखा नहीं उसको। नोटों की गड्डियां बंडल वहां पड़े हुए थे, किसी ने देखा नहीं उसको। और वो सिक्योरिटी एंटी सबोटाज ड्रिल में मिला। कैमरे लगे हुए वहां पे, वो कैमरे लगभग हर बेंच पे कैमरे के रेंज में है। उसके अलावा कैंपस में पार्लियामेंट के कदम कदम पे सीसीटीवी कैमरे हैं। कैसे उन्होंने कह दिया, नाम ले दिया जगदीप धनखड़ जी ने अभिषेक मनु सिंघवी का, जबकि जांच चल रही है। और ये टाइमलाइन तो बहुत कुछ बता रही है जी कि 1:30 बजे के बाद सिंघवी साहब लौटे नहीं। 1:30 बजे से 5:55 तक उनकी सीट खाली थी और उनके अगल बगल लोग बैठे रहे होंगे। किसी को नोटों गड्डियां नहीं दिखाई दी जो सिक्योरिटी ड्रिल में दिखाई दी। बड़ी ताज्जुब की बात है। और धनखड़ जी का एक और बयान, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, उसके बाद अगले राउंड पे कुछ और बातें रखूंगा। धनखड़ जी का एक और बयान देखिए। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी है। प्रोटोकॉल के हिसाब से और भारत सरकार के वरीयता के हिसाब से वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। वो देश में दूसरे नागरिक हैं। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आता है। देश का 2nd नंबर का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी ये कह रहा है, हाउस के अंदर ये कह रहा है कि किसी एक राज्य, किसी देश का डीप स्टेट भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। उनको उस देश का नाम लेना चाहिए। अगर ये इशारा अमेरिका की तरफ है तो बहुत गंभीर आरोप है और इसके बड़े डिप्लोमेटिक रिपरकशंस होने चाहिए जी। भारत सरकार को अमेरिका से ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे देश का 2 नंबर का संवैधानिक व्यक्ति डीप स्टेट की साजिश की बात कर रहा है भारत के खिलाफ, भारत की सॉवरेनिटी पे हमले की बात कर रहा है। ये बहुत गंभीर बात वो कर रहे हैं। उनके पास इनपुट होंगे। अभिषेक मनु सिंघवी की जांच ज्यादा, इसकी जांच जरूरी है। ये डीप स्टेट किस देश का है और क्या कर रहा है। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। 2 बहुत महत्वपूर्ण मामला। एक तो अभिषेक मनु सिंघवी की कुर्सी के नीचे नोटों की गड्डी मिली और उसको लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष के ऊपर और कांग्रेस का कहना है कि अदानी के मसले पे बात हो, क्योंकि अमेरिका ने अदानी के नाम पर जो कुछ भी खुलासा किया, जो नोटिस जारी किए, उसके बाद यहाँ देश में अदानी के मसले पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी और उनके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं सदन के अंदर
अंदर, लेकिन उसी सदन के अंदर जो है वो दूसरी चीजें भी चल रही हैं, जिसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी को घेरने की कोशिश, कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है। और उधर दूसरी तरफ आज अरविंद केजरीवाल ने जो खुलासा किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, यानी चुनावी धांधली की बात है। चुनावी धांधली के साथ ही सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, और ये आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां से जो अरविंद केजरीवाल यहां रख रहे हैं, कुछ सबूत रख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पेश कर रहे हैं, क्या वहां से आपको लगता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश आने वाले समय में, और खासकर दिल्ली के चुनाव में वो हालात जो बने इधर हरियाणा में और महाराष्ट्र में वैसे नहीं होंगे? धन्यवाद राजीव जी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातों से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाना चाहती थी उसकी हवा निकाल दी। राज्यसभा के सभापति महोदय ने कहा कि करेंसी नोट मिले हैं, कितने मिले हैं, किस डिनोमिनेशन के मिले हैं, राशि क्या थी, असली थी कि नकली थी, कौन लेकर के आया था, कुछ उन्होंने नहीं बताया। शकील जी 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जितना सोशल मीडिया में पढ़ा 50,000 की राशि किसी के मुंह से निकली हुई नहीं है। सभापति जी के ने जो बातें कही है उसमें उन्होंने कोई राशि नहीं बताई। अगर आपने कोई राशि नहीं बताई, उस राशि के लाने वाले का कोई आपके पास साक्ष्य नहीं है, वह रुपया इस बात के लिए नहीं कि रिजर्व बैंक का ही रुपया है कि पाकिस्तानी रुपया है, कुछ भी तो तथ्य सामने आए वे। और उधर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शालीमार बाग में इतने हजार लोगों का नाम हटाने के लिए दिया गया। उन्होंने कहा विकासपुरी में इतने हजार लोगों का नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उन्होंने विधानसभा वाइज, इलाके वाइज तमाम लोगों के नाम बता दिए और लिस्ट रख दी। ये भी बता दिया कि इन मसलों पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए और नियमानुसार उसको अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल जो बात कर रहे हैं वह तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नाम मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। जिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं उनके नाम, उनका मतदाता पहचान पत्र, वो स्वयं व्यक्ति शरीर खड़ा होकर के लोगों को बता रहा है कि मेरा एपिक कार्ड है, मैं उसी मोहल्ले में रहता हूं, मैं कोई अपना स्थान नहीं बदला हूं और मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डाली गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि मेरा नाम हटा दिया जाए। दोनों घटनाएं आज ही हुई जी। एक सभापति जी ने कहा और एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली ने कहा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उन बातों के कल को लेकर के उन्होंने साक्ष्य दिए। राज्यसभा में केवल माननीय सभापति जी का एक बयान है। यह बयान और ये ऐसा जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया इसमें तो बड़ी मेहनत लगी होगी। उनको तो निर्वाचन आयोग की टीका टिप्पणियों को खोजने में समय लगा होगा, वो कागजात निकालने प्राप्त करने में उनको असुविधा हुई होगी। क्योंकि सरकार में है तो हो सकता है कि वो मिल गया हो, अन्यथा मिलेगा ही नहीं। लेकिन सभापति जी के राज्यसभा में तो बहुत आसान था। पूरे राज्यसभा में, राज्यसभा के प्रवेश द्वार से लेकर के आज की जो नई बिल्डिंग है वो तो और भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की बिल्डिंग है। पुराने बिल्डिंग में भी अगर आप जाएंगे तो जाते हुए दिखाई पड़ता था तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। नई बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तो मजबूत है। अगर कोई व्यक्ति जेब में रखे जाने वाले पैसे से अधिक धनराशि लेके जा रहा तो दिखाई पड़ेगा। जगह जगह उसकी जांच होती है, स्कैनिंग होती है, मशीन लगी हुई है, ये तो पता चल जाएगा तुरंत। अगर आप बाकायदे उसके फुटेज जारी कर सकते हैं कि आप इनकी जेबें भरी हुई हैं या इनके हाथ में बैग है। अगर कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि मैं तो 500 रुपए का नोट लेके जाता हूं, सच भी हो सकता है। आजकल नोट लेकर कौन चलता है? सबके पास अपने प्लास्टिक के नोट होते हैं, सब लेके चलते हैं उसी में। और अभिषेक मनु सिंघवी को लेके चलने की क्या जरूरत है पार्लियामेंट के भीतर? अगर वो कैंटीन में खाना खाने गए होंगे तो कोई जरूरत थोड़ा कि तुरंत उनको बिल देना पड़े। वो कह सकते भाई मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। ये एक सांसद का उन्होंने नाम लिया, वो सांसद महोदय उसका बिल का भुगतान कर देंगे।
तो आप इस बात का भी कंट्राडिक्शन कर सकते थे कि साहब देखिए 500 रुपए की जो बात कर रहे हैं गलत है, ये तो इतना रुपए लेकर के आए थे। कोई साक्ष्य आपने नहीं दिया। और जो बात जो नैरेटिव आपने बनाने की कोशिश की थी वो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर भी सवाल पैदा कर दी। जो बात कही जा रही थी कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 50 लाख मतदाता बढ़ गए, 140 से लगभग 140 से 142 विधानसभा क्षेत्रों में 26,000 से 30,000 तक मतदाता बढ़े। जिन इलाकों में मतदाताओं की संख्या 25,000 से आगे बढ़ी उसमें से 90% विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। ये तो सब कुछ डेटा है, ये तो कोई गुलशन नंदा का उपन्यास पढ़ के तो बता नहीं रहे हैं लोग, सबके सामने साक्ष्य इसका। और इसका कोई भी जवाब निर्वाचन आयोग नहीं दे रहा है, इसका कोई जवाब मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं दे रहे हैं, इसका कोई जवाब जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं दे रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के चुनाव में सवाल पैदा हुआ तो तथ्यों पर आधारित है कि 5 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह तक 8% मतदान बढ़ गया। ये कैसे संभव है? और ये बढ़ गया तो कैसे बढ़ गया? क्योंकि पूरी प्रक्रिया उसकी अचानक तो होता नहीं है। आप निर्वाचन आयोग प्रति 2 घंटे पर मतदान का प्रतिशत बताता है, प्रति 2 घंटा। 7 बजे शुरू हुआ, 9 बजे 11 बजे सब लोग इंतजार करते रहते हैं कि कितने बजे मतदान का प्रतिशत आ जाएगा। 5 बजे मतदान खत्म होने पे 6 बजे एक सूचना आती है, फिर मध्यरात्रि को एक आती है। लगभग दो बार में तो पूरी लिस्ट आ जाती है, पूरी मत प्रतिशत मिल जाते हैं। आपने 3 बार बताया और 8% बढ़ा दिया। तो इस प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया में 8% कैसे बढ़ सकता है? उसका भी सब जवाब आप नहीं दे रहे हैं। और एक ऐसा मुद्दा लेकर के आप आ रहे हैं जिस मुद्दे के लिए कोई साक्ष्य भी आप नहीं दे रहे हैं। अगर आप राज्यसभा सचिवालय एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर देता कि आप देखिए अभिषेक मनु सिंघवी साहब जा रहे हैं और इनके पास एक बैग है, आप उस सदस्य के बैठे होने वाली जगह पर को भी आप दिखा सकते हैं, जो वहां भी कैमरे लगे हुए हैं। 15 मिनट तो बता रहे हैं कि कुल मिला के 15-17 मिनट वो सदन में मौजूद रहे। आप कोई बात नहीं कहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात तो मानी नहीं जाएगी। आप तो एक ऐसा सवाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको लेकर के कोई साक्ष्य आपके पास नहीं। और जब विपक्ष के नेता कहते हैं कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक आप किसी का आपको नाम नहीं लेना चाहिए, तो माननीय सभापति जी कहते हैं कि आप इस शब्द को याद रखिएगा कि जांच के दौरान किसी का नाम नहीं लेना है। आपके सदन के एक सदस्य और अन्य किसी व्यक्ति के बीच में कोई तुलना नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप दोनों को एक कैटेगरी में रखना चाहते हैं जी। अगर कांग्रेस अडानी का नाम ले रही है तो वह जो एक अमेरिकी संस्था है, जो सरकारी संस्था है, कोई ऐसा नहीं कि कोई एनजीओ है या कोई व्यक्ति कोई संस्था चला रहा है, उसके एक सरकारी संस्था है, अमेरिकी सरकार की संस्था है, उसका आरोप है। उसने आरोप पत्र जारी किया और उसने आरोप पत्र एक दिन में नहीं जारी कर दिया। तो जो सरकारी विभाग ने आरोप लगाए उसके नाम पर कोई चर्चा नहीं होगी, और जिसका कोई साक्ष्य नहीं है उसके नाम पर चर्चा होगी। अगर आप सोरेस का नाम ले रहे हैं तो आप साक्ष्य दे दीजिए, आप सरकार हैं। अगर राहुल गांधी ने सोरेस के साथ मिलकर के कोई देशद्रोह का काम किया है तो भाई आप अपोजिशन नहीं है ना, आप तो सरकार में बैठकर क्या बयान क्यों दे रहे हैं? आपको तब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल। कौन सा ऐसा काम हुआ? बिना साक्ष्यों के अगर आप कोई बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बात हो सकती है कि आप कुछ समय तक मूल विषयों से ध्यान हटा दें, लेकिन जब साक्ष्यों के साथ बात होगी तो फिर बड़े सवाल पैदा होंगे। अरविंद केजरीवाल ने बड़े सवाल पैदा किए हैं कि किस तरीके और आप किस तरीके से मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश की जा रही है। और ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है, इन किन प्रकार चुनाव जीतने की कोशिश है। क्या जवाब आपके पास? तो बीजेपी का कोई नैरेटिव नहीं चल पाया, वो लोगों के बीच में कोई स्थान नहीं बना पाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को घेरे में एक प्रश्न के घेरे में खड़ा कर दिया और मजबूती के साथ किया। जो काम हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस साक्ष्यों के साथ गई,
उसने कहा कि अगर आपने जितने मतों की गिनती की है उन मतों का प्रमाण पत्र आपने क्यों नहीं जारी किया? जी। पढ़े हुए मतों का जब एक प्रमाण पत्र आप देते हैं तो गिनती किए गए मतों का भी एक प्रमाण पत्र जारी होता है, क्यों नहीं दिया अपने काउंटिंग एजेंट्स को? कोई जवाब नहीं निर्वाचन आयोग के पास। और ये सामान्य गलतियां नहीं है। अगर आप पूरी व्यवस्था को पारदर्शी रखना चाहते हैं, पूरी व्यवस्था को आप नियमानुसार रखना चाहते हैं, पूरी व्यवस्था को लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो फिर आप आंकड़ों के साथ बात कीजिए, तथ्यों के साथ बात कीजिए और उसका अभिलेख भी दीजिए आप। लेकिन यह काम तो नहीं किया और इन सभी पूरे के पूरे मामले को अरविंद केजरीवाल ने बेपर्दा किया दिल्ली विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर। तो आप बिना सबूतों के बात करना और सबूत के साथ बात करना, निश्चित रूप से जिन आरोपों के साथ सबूत होंगे नैरेटिव उसी का बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, नैरेटिव उसी का बनेगा। और अरविंद केजरीवाल ने सबूतों के साथ यहाँ पर अपनी बात रखी है। तो एक सबूत पेश किए गए हैं इधर अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और चुनाव में धांधली जो हो रही है उसका खुलासा किया गया है। लेकिन क्या यहाँ से चुनाव आयोग थोड़ा सा सुधरेगा या सबक लेगा, ये देखना होगा। दिल्ली का चुनाव सिर पे है, सामने है, और उससे पहले ये खुलासा, और उससे पहले 2 राज्यों के चुनाव हुए, दोनों राज्यों में भी धांधलियों की बात होती रही, चाहे हरियाणा के रिजल्ट आने के बाद हरियाणा की बात हो या उधर महाराष्ट्र की बात हो। लेकिन क्या यहाँ से कोई सबक दिखाई देता है? लेकिन महाराष्ट्र में भी चल क्या रहा है जरा समझना चाहता हूँ। अनिल सिन्हा जी, अभी एक तस्वीर आप देख रहे थे और पिक्चर ऑफ द डे हम दिखा रहे थे, जिसमें आपने देख लिया कि एकनाथ शिंदे साहब जो हैं कल कहीं और बैठते थे, जिस कुर्सी पर वो बैठते थे अब उसके बगल में बैठ रहे हैं। कुर्सी भी ऐसी ही लाकर रखी हुई है, आदत हो गई है बुके लेने की, हाथ आगे बढ़ा रहे हैं बार बार। वो सारी तस्वीरें, अभी जरा उसको भी ले आइए स्क्रीन पर, वो सारी तस्वीरें आप देख रहे थे। लेकिन क्या यहाँ से महाराष्ट्र में सब कुछ अब शांति है, खामोशी है? अभी तक क्या गृह मंत्रालय पर जो अड़े हुए थे एकनाथ शिंदे, वो सब कुछ हो चुका है? क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, ये आपसे समझना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आप महाराष्ट्र में हैं, बेहतर जानते होंगे। अनम्यूट की। परपिचुएटिंग इनस्टेबिलिटी, जिसको जी परपिचुएटिंग, ये जो है इनस्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, उसकी ओर ढकेल दिया है इसने। क्या कहते हैं आपकी बीजेपी का, मतलब बीजेपी लीडरशिप ने। और ये लगेगा नहीं, सतह पे जो दिख रहा है उसके नीचे बहुत कुछ चल रहा है मतलब कि कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जैसे नाराजगी है तो उसको व्यक्त नहीं कर सकते शिंदे, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। उस दिन भी आप देख सकते हैं, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, आज भी आप देख सकते हैं उनकी लाचारी। और ये और दूसरा है क्या कि एक चीज और है कि जो लीडरशिप है, चाहे शिंदे हो चाहे वो अजीत पवार हो, ये सब के पास ऑप्शन कुछ नहीं रहने दिया बीजेपी ने। 132 के जो बहुत कम सीटों से वो फासले पर है, इनकी कोई उनको जरूरत नहीं है, इनकी दया पर है वो। और दूसरा है कि ईडी और ये वाला जो सीबीआई वाला या जो भी है मुकदमे वाला, वो सारा मामला ऐसे ही है। तो इनके पास ये सब लाचारी दिखाओ, अपना क्या कहते हैं बेइज्जती सहो, कभी विरोध कर लो, ये नरम गरम इनका चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो अथॉरिटी कहते हैं गवर्नमेंट की, वो हमको लगता है कि वो इरोड हुई है, इससे इनकी क्रेडिबिलिटी भी इरोड हुई है। अब जैसे अजीत पवार, वही अब अजीत पवार तो अभी शिंदे के मंत्रिमंडल में तो गए ही थे, देवेंद्र फडणवीस के साथ थे ही। अब तो वो चक्की पीसिंग और फलना करने वाले लोग, उनको 70,000 करोड़ का एनसीपी, नेशनल करप्ट पार्टी, ये सब कहने के बाद उनके साथ ही एक मतलब दांत, जिसको हमारे हिंदी में बहुत ही बदेश ढंग से कहते हैं दांत निपोरना, वही स्थिति उनकी है। तो इनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं है। लेकिन इसका न ये इस तरह चल नहीं पाएगा। देखिए महाराष्ट्र का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो है काफी वेल एंट्रेंस्ड है। कांग्रेस भी सीटें उसको कितनी भी आए, लेकिन वेल एंट्रेंस्ड है। अब होगा ये कि आगे कोशिश करेगी बीजेपी कि उनका जो ग्रिप है सोशल स्ट्रक्चर पर, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एजुकेशन के कॉलेजेज हैं, ये सब में वो दखल देने की कोशिश करेगी, उनको
वहां बेदखल करने की कोशिश करेगी। इतना आसान नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस सत्ता में आने के बाद जो कंसोलिडेशन जिसको आप कहते हैं कि अपनी ताकत मजबूत करने का जो है काम वो छोड़ेगी। तो एक महाराष्ट्र एक ऐसे सिचुएशन में आ गया है जहां पे एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। दूसरा ये है कि जो माकड़वाड़ी में हुआ वो ऐसा ही नहीं, अकोला में भी आज नहीं हो पाया। आज भी ये क्या कहते हैं जिसको मॉक रिपोल कहते हैं या पीपुल्स रिपोल कहना चाहिए उसको, उसका आंदोलन फैल रहा है बहुत जगह। और लोगों से भी मैंने सुना कि वो लोग भी इस बारे में सोच रहे हैं कि एक पोल करा दिया जाए हमारे कंस्टिट्यूएंसी में। तो ये जो है मतलब एक तरफ चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें जो भागीदार है वो भी बेमन से है। अभी और भी दिक्कत आने वाली है। शिंदे जब मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम घोषित करेंगे तो शिंदे की पार्टी में बहुत ये मचने वाला है, बहुत ही भगदड़ मचेगी, क्योंकि बहुत सारे क्लेमेंट हैं, बहुत सारे न्यू जिनको लग रहा था क्या कि इसके उसी समय डिमांड कर रहे थे, वो अगली ये में अगर अगले मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो ये मतलब उनको शिंदे पर करेंगे। अजीत पवार उस हिसाब से थोड़ा कंफर्टेबल है इसलिए कि उनके यहाँ बहुत एस्पायरेशन के साथ वो गए नहीं थे, जीत करके आ गए हैं। तो जो ओल्ड ये है मतलब उनके जो हैंड्स हैं उनको ही वो लाएंगे ज्यादातर। इसी के दिलीप वलसे पाटिल इधर ये है अपने क्या नाम मतलब भुजबल है, ऐसे ही लोगों को मौका देंगे। अगर उनको नहीं देंगे तो फिर अलग से मुश्किल होगी। तो बहुत सारा पेच अभी बना हुआ है। इवन जो बीजेपी के कैबिनेट मतलब जब उसके मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों की घोषणा होगी तो उसके बाद भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि उसमें राणे के 2 बच्चे हैं, उनका एस्पायरेंट है और बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं अलग अलग जिलों में ये में। तो इतना स्मूथ नहीं होगा। एक जिसको कहते हैं कि लगातार अस्थिरता का माहौल दिखेगा पॉलिटिकल लेवल पे। और ये आश्चर्य है कि जब आप विधानसभा में इतनी सीटें हैं और एकदम स्थिर सरकार है आपके पास, उसके बाद ये अस्थिरता जो है पॉलिटिकल ये में क्षेत्र में दिखाई देगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। और एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति क्या यहीं पे समाप्त हो रही है, यानी स्मूथली इस राजनीति में अब आगे देवेंद्र फडणवीस इस राज्य को चलाएंगे, या यहाँ से कहानी में कुछ ट्विस्ट है? जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ महाराष्ट्र को लेके। अमलेंदु जी, महाराष्ट्र को लेकर जो बातें बता रहे थे हमारे साथी अनिल सिन्हा जी, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाइए। और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अभी बहुत कुछ बाकी है, और खासकर एकनाथ शिंदे की जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं ओथ सेरेमनी में भी और उसके बाद अभी भी जो आपने देखा, इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? इन तस्वीरों पर राजीव जी यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब एकनाथ शिंदे को समझा रही है कि आपकी हैसियत क्या है, और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि एकनाथ शिंदे बहुत कह रहे थे कि लाड़की बहन योजना की वजह से सरकार बनी है और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री वो थे, 20 साल में सबसे सफल मुख्यमंत्री वो है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो रहे। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप जो थे वो हमारी कृपा पे मुख्यमंत्री थे, और हमारी कृपा से अब यूपी में हम स्टूल डाल देते तो आपके लिए एक छोटी सी कुर्सी डाल दिए, तो इस कुर्सी पर आप बैठे रहिए और ज्यादा इस कुर्सी से उचकिए मत। तो ये समझाने की कोशिश एकनाथ शिंदे को की जा रही है। शिंदे अपनी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे पास 57 विधायक तो हैं ही, 7 सांसद भी दिल्ली में है, तो मेरा थोड़ा सम्मान करो, तो स्टूल की जगह कुर्सी तो रख लीजिए, ठीक है। लेकिन वो अभी तक आदत उनकी छूटी नहीं है वो गुलदस्ता पहले पकड़ने की। तो पहले पकड़ना चाहते हैं और फिर वो गुलदस्ता जो देवेंद्र फडणवीस हाथ से छीन लेते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब इस विजुअल का तात्पर्य यही है कि देवेंद्र फडणवीस जो छीन रहे हैं। ये तो राजनीतिक प्रतीकों की बात है कि प्रतीकों के जरिए क्या कहा जा रहा है, लेकिन जो असली खेल चल रहा है एकनाथ शिंदे के साथ, या एकनाथ शिंदे जो खेल कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिंदे अगर बागी होते हैं तो इसका असर क्या पड़ेगा? जाहिर बात है कि महाराष्ट्र में तो कोई असर नहीं पड़ेगा शिंदे के बागी होने का। या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ वही करती जो उद्धव ठाकरे के साथ किया, तो महाराष्ट्र में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसका असर पड़ेगा दिल्ली पर। यह असल में जो महत्वपूर्ण बात है वो है, इसीलिए शिंदे के साथ अभी तक जो है वही किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। हालांकि कल जिस तरीके से दीपक केसरकर के जो बयान थे राजीव जी, वो ये इशारा कर रहे थे कि शायद दीपक केसरकर को ही
एकनाथ शिंदे की पार्टी का दूसरा एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारियां बीजेपी कर रही है, ऐसा लगा उनकी बातों से। जैसे उन्होंने जिस तरह की बातें की कि हम जाके मनाएंगे, हमारी बात को मानेंगे और बहुत अच्छा है, जिस तरह की बातें की, वरना कोई शामिल नहीं होगा, यानी एक तरीके से ये संदेश बीजेपी की तरफ से दिलाने की कोशिश की गई कि भाई अगर आप शामिल नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे लोग हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो ये अब जो गृह मंत्री को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उस पर आज जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा उससे इशारा ये मिला कि देवेंद्र फडणवीस कहना ये चाहते हैं कि जो गृह मंत्री का पद है बहुत कांटों भरा ताज है, और उन्होंने कांटों भरा ताज पहना था। फिर उन्होंने ये कहा कि जो भी होगा हमारी पार्टी का होगा, ये भी एक तरीके से साफ साफ कहा देवेंद्र फडणवीस ने, यानी एक इशारा ये दे दिया कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री का पद नहीं मिलने वाला है। तो अब बीजेपी ये भी कर सकती है कि अगर देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे अगर ज्यादा जोर डालेंगे तो ठीक है भाई, आपकी पार्टी को हम दे देंगे गृह मंत्री, मगर आपको नहीं देंगे। अगर ऐसा भी कर दिया बीजेपी ने तब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? तो ये अभी जो खेल चल रहा है राजीव जी, ये खेल अभी चलेगा और शिंदे भी अपने दांव चलते रहेंगे और बीजेपी भी अपने दांव चलती रहेगी। लेकिन एक चीज तो साफ नजर आती है कि महायुति में महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कल नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से विजुअल सामने आया एकनाथ शिंदे का तिरस्कार करते हुए, यानी कि जो शिवसेना अब तक कहती रही थी उद्धव ठाकरे की कि इनका जो इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल अब हो गया तो इनको कूड़ेदान में फेंक दिया है, तो वो उसकी तरफ बढ़ चले हैं कि अब एकनाथ शिंदे की जगह जो है वो कूड़ेदान में बीजेपी तय करना चाहती है, लेकिन थोड़ा सोच समझकर और होशियारी के साथ कदम उठाना चाहती है ताकि कूड़े में से भी ये कोई चिंगारी ना उठ जाए शिंदे साहब की, जो दिल्ली पर कोई सजा ले। चूंकि अगर शिंदे के साथ कोई छेड़छाड़ होगी तो उसका असर जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर पड़ेगा और ये दोनों सतर्क हो जाएंगे। और अगर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू सतर्क हो गए और एकनाथ शिंदे ये मतलब एक तीसरा मोर्चा बन गया एनडीए के अंदर, तो मोदी जी संकट में आ जाएंगे। तो मोदी जी का संकट बचाने के लिए शिंदे के साथ बहुत करीने के साथ जो है वो है ना, उनकी शायद किसने गाई है वो सर काटे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कलम किए जाएंगे शिंदे साहब जो है, और बाकी जो है शिंदे साहब खुश हो सकते हैं कि वो सरकार में शामिल है। लेकिन राजीव जी एक बात तो तय है कि शिंदे साहब की बार्गेनिंग चल सकती थी और शिंदे साहब का इकबाल भी कायम रह सकता था। कल अगर शाम को 5:30 बजे एकनाथ शिंदे, मैं एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा हूं ना कहते तो शिंदे साहब बार्गेनिंग की स्थिति में रहते, क्योंकि अब आप सरकार में शामिल हो गए तो आपकी सारी बार्गेनिंग पावर खत्म हो चुकी है और बीजेपी ने अपना दांव चल दिया। शिंदे साहब इसको आज समझे और चाहे कल समझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं फिर से शकील जी आपके पास। जरा महाराष्ट्र की राजनीति पे चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इधर जो दिल्ली में हो रहा है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति को समझना, और उसमें भी अब जबकि सरकार बन गई है, अभी पोर्टफोलियो को लेकर जैसा अनिल जी बता रहे हैं, अभी खींचतान अभी और हम देखेंगे और परेशानी शायद और बढ़ेगी वहाँ, और लेकिन उसका असर क्या आप दिल्ली में देखेंगे? देखिए, वही सारी बातें हैं कि कोई महाराष्ट्र की तरफ ध्यान न दे, महाराष्ट्र में जो रिगिंग हुई है, चुनाव धांधलियां हुई हैं, उन पर कोई ध्यान न दे, सरकार कैसी बनी है, इसलिए ये नॉन इश्यू जो है यहां दिल्ली में और संसद में उठाए जा रहे हैं। आप याद करिए कि ये तो अभिषेक सिंघवी का सवाल यहां उठाया और एक नोट की गड्डी पे उठाया, लेकिन इससे पहले ये राहुल की शर्ट पे सवाल उठा चुके हैं। और राहुल की शर्ट कितनी कीमत की है, और शर्ट नहीं अंडर शर्ट पे भी उठा चुके हैं, जूतों पे उठा चुके हैं। जिस कंटेनर में राहुल अपनी यात्रा के दौरान सोते थे उसको इन्होंने खंगाल लिया, वहां कुछ नहीं मिला। खाना क्या खाते हैं ये भी कोशिश करने की देख ली। राहुल से आके महिलाओं ने क्या बात कही तो पुलिस ही आ गई सीधे। क्या बताइए कि आपको जो महिलाएं आई थी उन्होंने आपसे क्या कहा? तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये निहायत ही हास्यास्पद बात है, लेकिन इसका कारण है, और वही कारण है जो आप बता रहे हैं कि हरियाणा से ध्यान हटाना, महाराष्ट्र से ध्यान हटाना और दूसरी तमाम चीजों से ध्यान हटाना। आज देखिए, जो मणिपुर के कांग्रेस के ही नहीं सारे इंडिया गठबंधन के नेता यहां आए हैं और ये तीसरी बार आए हैं और एक बार भी प्रधानमंत्री इनसे मिले नहीं है। और उन्होंने कहा कि इससे पहले जब वाजपेयी की सरकार थी वहां समस्या हुई थी तो वाजपेयी जी हमसे मिले थे। इन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर पे धरना देना चाहते थे, हमें उसकी परमिशन नहीं दी। मोदी जी वहां आते नहीं है, हम दिल्ली आके अपनी बात कहना चाहे
तो हमें बात कहने दी जाती नहीं है। तो इन सारी समस्याओं से ध्यान किस तरह हटे, इसकी सारी की सारी कोशिशें बीजेपी की कि इशू को डाइवर्ट करना। वो यही खेल कर रहे हैं, चाहे संभल करना पड़े उसके लिए, चाहे कुछ और करना पड़े। आप देखिए कि अडानी का इशू कितना बड़ा इशू है, लेकिन उस पर बात नहीं करने दी जा रही है। मणिपुर, अडानी, वायु प्रदूषण। राहुल गांधी से मिलने के लिए कल जो साइंटिस्ट हैं, जो पर्यावरण पे काम करने वाले हैं, वो आए और उनके ऑफिस में बैठ के उन्होंने बात करी और बताया कि समस्या कितनी गंभीर है। और बाकी सबकी छोड़ दीजिए, मंत्री, केंद्र सरकार में चौथे नंबर के मंत्री गडकरी जी, अभी सीट का जो अलॉटमेंट हुआ है जिसको लेके बेवजह का विवाद बनाया जा रहा है, उसमें गडकरी को प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह, अमित शाह और गडकरी, ये क्रम है 4। तो उन गडकरी ने क्या कहा कि मेरा दम घुटता है, मैं सांस नहीं ले पाता दिल्ली में। उनकी भी कोई नहीं सुन रहा। प्रधानमंत्री ने आज तक एक मीटिंग नहीं ली वायु प्रदूषण पे। और पर्यावरण मंत्री कौन है, आप किसी से पूछ लो, कोई जानता नहीं है, उनका नाम ही किसी को याद नहीं है, भूपेंद्र यादव। कोई उनका कमेंट सुना, कोई मीटिंग उन्होंने बुलाई? और ये दिल्ली की समस्या नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल पे डाल दो, ये पूरे एनसीआर की समस्या है। और हमने लिखा था और बताया था कि भोपाल तक पहुंच गई है। ग्रीन सिटी भोपाल, दिल्ली से उसकी दूरी करीब 700-800 किलोमीटर है, वहां पहुंच गई है। वहां पे 300-350 से ऊपर जा रहा है। तो समस्या देश भर की है, ये हर जगह फैल रही है और प्रधानमंत्री से बात नहीं कर रहे, इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये देखिए जो अभी बात हुई, इससे इतनी सारी बातें हैं। आज पैसे की जो बात हुई है, नंबर 1 की जो आपने अभिषेक का नाम लिया, उन्हें शायद मालूम होगा, रिकॉर्डों में याद नहीं रहता होगा, अभिषेक देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले वकीलों में है। हम फिर कह रहे हैं कि 50,000 ये है क्या रकम। और एक बात और स्पष्ट कर दे, कुछ बातें होती है तो बताना बड़ा जरूरी होता है ताकि दर्शकों को ही मालूम पड़ जाए, स्पष्ट हो जाए कि अब जो है पार्लियामेंट में केस नहीं चलता है। जो मजदूर वहां काम करने के लिए आते हैं, वो जब बेचारे खाना खाने के लिए जाते हैं तो खाना नहीं खा पाते। वहां पे हम आपको दिखाते हैं, ये एक आपको दिख रहा होगा, ये एक प्रीपेड कार्ड लेना पड़ता है। दिख रहा है राजीव जी? जी बिल्कुल बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। एसबीआई बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये इसमें लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। जी प्रीपेड कार्ड लेना पड़ता है। आप पहले पैसे दीजिए, आपको एक कार्ड मिल जाएगा और उसके बाद आप जितना भी लेंगे, कुछ भी वहां से चाय पिएंगे, तो उसमें से पैसा उतना कट जाता है। या आपको अपना जो डेबिट कार्ड है उससे देना पड़ता है। कोई कैश वहां लिया ही नहीं जाता है, सब बंद करवा दिया कैश उन्होंने। सिर्फ इसके जरिए काम होगा और इसका एक बड़ा नुकसान हो रहा है डिजिटल इंडिया की। तो ये बात करते हैं, ठीक है, जो बेचारा मजदूर काम करने जाता है, छोटा कर्मचारी जो कांटेक्ट में कभी कभी आता है, उसके लिए मुश्किल हो जाती है। भाई पैसों का जो सवाल है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको याद होगा कि 2009 की बात है ये, जब लोकसभा में इसी तरह केस आया था और बड़ा विवाद हुआ था। क्या हुआ उस मामले का? 2009 से 24 चल रहा है, कितने साल हो गए? 15 साल जी। 10 साल से 11 साल से तो इनकी सरकार है। इन्होंने आरोप लगाया था कि यह पैसा हमें सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया है। और शायद कम लोगों को बात याद होगी, हमें याद है इसलिए कि हमने इसे बहुत लिखा था। दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम, साफ साफ आरोप लगाया था कि ये जो पैसा लोकसभा में दिखाया गया है, 3 सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने दिखाया था, वो पैसा मध्य प्रदेश से आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का पैसा है ये जी। बहुत लिखा था हमने इसके ऊपर, दिग्विजय सिंह ने बोला था ये। कोई जवाब नहीं मिला सरकार की तरफ से, सॉरी विपक्ष की तरफ से। उस टाइम विपक्ष में थे ये लोग, और अब तो सरकार आ गई, जांच करके बता सकते थे कि दिग्विजय ने गलत आरोप लगाए थे। वो पैसा हमारा नहीं था, वो पैसा मध्य प्रदेश से नहीं आया था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। ये भी बता देता कि सही तथ्य सामने आते रहे। तो ये इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह के इशू, जैसा कि हमने राहुल का आपका बताया
कि राहुल के ऊपर, अब ये पैसों के ऊपर, ताकि संसद नहीं चले, ताकि जो मेन इशू है उनसे सबका ध्यान डाइवर्ट रहे। ये 4 इशू इस टाइम सबसे बड़े हैं, अडानी, मणिपुर, वायु प्रदूषण, संभल। इन पे कहीं कोई चर्चा हो रही है? आज सुबह से काय की चर्चा हो रही है? 50,000 रुपए पकड़े गए, 500 रुपए के नोटों की गड्डी पकड़ी गई जी। नंबर 1 ये सवाल कोई नहीं उठा रहा। हमने पहले राउंड में भी कहा, दोबारा फिर कह रहे हैं कि ये पैसे लेके आना, कोई ये हमको बता दे कि अपराध कैसे है, गलत बात कैसे है। मान लीजिए कोई लेके आया था, भूल गया, तो क्या हो गया? वही स्टेट बैंक से तो लेके आया होगा, बिल्कुल मालूम कर ले कि स्टेट बैंक किसी और बैंक से लेके आया होगा। हमने बताया, फिर दोहरा दे उस बात को कि जो सांसदों की तनख्वाह आती है वो पार्लियामेंट की स्टेट बैंक ब्रांच में आती है। उस ब्रांच का नाम भी हम बता देते हैं आपको, स्टेट बैंक पार्लियामेंट ब्रांच उसको कहते हैं जी। उसका नाम ही पार्लियामेंट ब्रांच, वहां आती है। तो वहां से तो आदमी लेते ही है पैसा, जी बिल्कुल, दिन भर लेता है। तो ये चीजें जो है कोई इशू नहीं है, ये सारे के सारे नॉन इशू है। और इन नॉन इशू के जरिए ही अब बीजेपी राजनीति कर रही है, ताकि वास्तविक समस्याओं पे, वास्तविक मुद्दों पे ध्यान नहीं आए। ये संसद कब तक है? 20 तारीख तक। आज क्या तारीख हो गई? 6 तारीख। आज खत्म हो गई, 2 दिन, 2 हफ्ते बचे। 2 हफ्तों में भी 5 दिन और 4 दिन वो संसद नहीं चलने देंगे। आरोप ये लगता रहा है हमेशा कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता, और इस बात का तो क्रेडिट लिया था जेटली ने और सुषमा स्वराज ने कि हां ये हमारा अधिकार है, यूपीए के टाइम पे हम नहीं चलने देंगे, विपक्ष का हथियार है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तो ऐसा कहता भी नहीं है। उस समय उन्होंने संसद में व्यवधान भी पैदा नहीं किए जी। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए चाहे महाराष्ट्र का इशू हो, चाहे हरियाणा का इशू हो, वो इशू ये सामने नहीं आने देंगे। लेकिन आज जिस तरह केजरीवाल ने सवाल उठाया है और पूरा इंडिया गठबंधन की चुनाव धांधलियों पे, वोटर लिस्ट पे, इस पे काम हो सकता है। टीमें बनाई जाए इस पे। जो ब्यूरोक्रेट है, जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो बहुत बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जज बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज काटजू बोल रहे हैं, दुष्यंत दवे जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं। इनकी कमेटी बनाई जाए, वो सारे के सारे तथ्य सामने रख देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय थोड़ा कम है, आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा सा शॉर्ट अपनी बात रखिएगा। प्रशांत टंडन जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, चुनाव सुधार की बात लगातार कर रहे हैं, चुनाव में जो धांधली हुई है उसकी बात कर रहे हैं, और अब कुछ सबूत सामने आ रहे हैं। और वैसे में सत्ता पक्ष परेशान तो नज़र आता है, लेकिन वो बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके चला आता है। कैसे देखा जाए यहाँ पे सत्ता पक्ष, विपक्ष, महाराष्ट्र, हरियाणा तो बीत चुकी बात हो गई, लेकिन महाराष्ट्र अभी सामने है, इसलिए महाराष्ट्र कैसे देखते हैं इन सब तमाम मसलों को? के अलावा राजीव जी, एक अभी जो आज सुबह के अखबारों में नया सबूत आया है अडानी मसले पर, उसकी चर्चा मैं जरा करना चाहता हूँ जी। देखिए, जब अमेरिका के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने आरोप लगाए अडानी पर और वारंट इशू किया, तो ये आरोप आए थे कि कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों को घूस दी गई, अमेरिका से फंड जनरेट किया गया। भारत में अडानी ने सोलर एनर्जी की डील के लिए घूस दी कुछ राज्य सरकारों को। इसमें नाम आया आंध्र प्रदेश का, इसमें नाम आया उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का। कुल राशि 2200 करोड़ की थी जी। उसमें से सबसे बड़ी राशि 1926 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दी गई। ठीक है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने राज्य सरकारों पर आरोप लगाए थे राजीव जी, घूस देने के। अब जो आज मामला आया है वो मोदी सरकार की तरफ इशारा जा रहा है। अब वो सुई जो है वो मोदी सरकार की तरफ जा रही है। मैं कैसे बता रहा हूं आपको। सोलर एनर्जी अडानी की सोलर एनर्जी बेचने का काम कर रही थी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अडानी किसी को सोलर एनर्जी किसी राज्य को सीधे नहीं बेच सकते, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही बेचेंगे। अडानी की बिजली महंगी थी, कोई राज्य सरकार उसको लेने को तैयार नहीं थी,
इसलिए यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो कहता है कि घूस दी गई। जी। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने कई राज्यों को कई बार जो है बिजली के लिए कहा, लेकिन राज्य तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि बिजली महंगी थी। अब जो अब सबूत आया है वो ये है कि ट्रांसमिशन चार्जेस अडानी पावर के जीरो कर दिए गए, हटा दिए गए। और जिस दिन ट्रांसमिशन चार्जेस जीरो किए गए, हटाए गए, उसके 24 घंटे के अंदर आंध्र प्रदेश ने 12 गीगावाट का एग्रीमेंट अडानी पावर या जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कर लिया। जी। तो अब जो सबूत आ रहे हैं वो राज्य सरकारों के नहीं है। अब जो आ रहा है कि मोदी सरकार ने अडानी की मदद की कि ट्रांसमिशन चार्जेस हटा दिए, उनकी बिजली सस्ती हो गई, राज्य सरकारों ने डील कर लिया। तो अब इस मामले में देखिए अब आगे मामला कितना बढ़ता है। ऑपोजिशन को अब ये मामला उठाना चाहिए कि सीधे सीधे जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी है उसकी सुई जो है अब मोदी सरकार के ऊपर आ रही है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने महाराष्ट्र की बात कही, मैं छोटी सी बात केवल ये कहूंगा कि जो कुर्सी का साइज आपने अभी दिखाया जी, वो कुर्सी का साइज पोर्टफोलियो में भी जाएगा। देखिए 3 पोर्टफोलियो हैं इंपॉर्टेंट: होम डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय, जिसके नीचे पुलिस आती है, और राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसीज आती है। ये कुर्सी का साइज जो आप दिखा रहे हैं, ये कुर्सी का साइज पोर्टफोलियो में भी दिखाई देगा जब भी अनाउंस होंगे। गृह मंत्रालय, दूसरे नंबर पे वित्त मंत्रालय, और तीसरे नंबर पे अर्बन डेवलपमेंट, जिसको कहा जा सकता है कि मलाईदार मंत्रालय, बिल्डरों के साथ सांठगांठ वाला मंत्रालय जी, अडानी धारावी वाला मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय क्या शिंदे और अजीत पवार को मिलेंगे? क्या मंत्रालयों का विभाग भी कुर्सी के साइज के जैसा ही होगा? ये हम देखेंगे जब भी मंत्रालय होंगे। ये जो नाराजगी थी इनकी शिंदे साहब की, वो नाराजगी गृह मंत्रालय को लेकर थी। ये गृह मंत्रालय चाहते हैं, ये पुलिस पे कब्जा चाहते हैं, पुलिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। देखते हैं कि बीजेपी इनका कितना सम्मान करती है, कुर्सी का साइज के हिसाब से पोर्टफोलियो देती है कि इनकी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से पोर्टफोलियो देती है। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये देखना होगा कुर्सी की साइज जो है उस हिसाब से इनको पोर्टफोलियो दिया जाता है या इनके हैसियत के हिसाब से राजनीतिक हैसियत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए दोनों कुर्सी अलग अलग, और यहाँ पर कभी इधर बैठते थे, आज उधर हैं। चेहरे का हाव भाव आप देख सकते हैं, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं और दूसरी तरफ आप इनको एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, इन तस्वीरों पे बहुत अभी आने वाले समय में हम बात करेंगे। जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास भी आना चाहता हूं इन्हीं मसलों को लेकर, क्या कुछ आप बोलेंगे इस पे? सवाल है राजीव जी कि ये अडानी के मसले पे जांच क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए कोई न्यूक्लियर साइंस थोड़े है। सोलर एनर्जी पावर कारपोरेशन के साथ जो सोलर एनर्जी पावर कारपोरेशन ने जो टेंडर दिया, उस टेंडर की शर्तें ही अडानी के लिए बनी थी। आप टेंडर किस बात के लिए मंगा रहे हैं? कि सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी सौर ऊर्जा उत्पादन करेगी और उसका ट्रांसमिशन करेंगे। शर्त उसमें आपने क्या जोड़ दिया कि सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो उपकरण हैं वह भी अगर वो कंपनी उत्पादन कर रही है तो उसका वरीयता देंगे। तो जो कंपनी सौर ऊर्जा उत्पादन करती है और सौर ऊर्जा का उत्पादन वह उपकरण को उत्पादित करेगी। दूसरी चीज, आपने इसमें यह शर्त हटा दिया कि जो सौर ऊर्जा के उपकरण होंगे वो स्वदेशी होंगे या विदेशी भी चलेंगे, यह भी शर्त आपने नहीं रखी। कुल 3 ही लोग उसमें बिडर हुए।
और उसके बाद भी जो सबसे ज्यादा जिसका, अगर आप सबसे ज्यादा रेट की बात करें तो नवयुग कंपनी थी जो अडानी से ज्यादा पैसा ज्यादा रेट देने के लिए आपसे तैयार थी, उसका भी आपने नहीं लिया। ये तो मेरे साफ साफ चीजें सामने है। इसमें पैसा, जो पैसे की रिश्वतखोरी की बात है, वो तो रिश्वतखोरी किसके लिए दी गई? अडानी का सीधा संपर्क तो राज्यों से है नहीं। अडानी का संपर्क सोलर एनर्जी पावर कारपोरेशन से है। और जो भी जो ठेका, जो समझौता लागू होने के 1.5 साल तक क्रियान्वित नहीं हो पाया, यह संदेह की बात नहीं पैदा होती है। ये किसके ऊपर जाएगा बात? ये राज्य सरकारों पर जाएगी कि वो जो केंद्र सरकार का की संस्था उसके ऊपर जाएगी? तो सीधे सीधे इसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्व है। और अगर ये जो पैसे के लेन देन का आरोप है, ये निश्चित रूप से इसको जो सेकी है इसके कहने पर हुई होगी कि जब तुम्हारा बिजली कोई खरीदने वाला नहीं है तो तुम खरीदार खोज रहे हो। खरीदार खोजने के लिए तुमने प्रेरित किया होगा इन लोगों को कि आप खरीदार खोज के लाइए, और 1.5 साल के बाद आपने उसको इंप्लीमेंट किया जी। तो ये चीजें सबके सामने है। इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं कि बड़ा शोध एक एक पन्ना पलटेंगे तो चीजें सामने आ जाएगी। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो सिंधे अपनी इन स्थितियों के लिए तो सिंधे साहब ही जिम्मेदार हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी का चरम था, उस समय केवल 122 सीट जीत पाई थी। सम्मानित शिंदे साहब ने ही बीजेपी को इतनी ताकत बढ़ाई है। अगर वो बीजेपी के साथ न जाते, शिवसेना को न तोड़ते, तो क्या बीजेपी की सरकार बनती? वहां 2019 में ही वहां की जनता ने उनको खारिज कर दिया था। बाकायदे महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, आपने पार्टी तोड़ दिया। अब जब जो चीजें पार्टी तोड़ करके आपने हासिल की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी को तोड़ करके हासिल नहीं कर सकती? अगर आप किसी को ताकतवर होने का मौका देंगे तो निश्चित रूप से उसका आपका नुकसान होगा। अगर बांध में रिसाव को आपने रोकने की कोशिश नहीं की, आप उसकी मिट्टी को हटाते रहे, तो बांध को टूटना ही टूटना है। जब बांध टूटेगा तो आपका भी गांव बहेगा। इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। आज कुर्सी छोटी हो रही है या और छोटी होती चली जाएगी, इस सभी के जिम्मेदार सम्मानित शिंदे साहब ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सम्मानित शिंदे साहब ही हैं इसके लिए जिम्मेदार। लेकिन अनिल जी, आपने शुरुआत में अपनी बात रखी थी, लेकिन क्या लगता है आपको, इससे वहाँ की जो जनता है, वोटर्स जो हैं, उनके बीच भी कहीं ना कहीं एक परेशानी और जो रिजल्ट आया है उसको लेकर कोई बातचीत, और अभी तक चूँकि ऑलरेडी 12-13 दिन हो गए, कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ सामने आ रहा है क्या, खबरें कैसी आ रही हैं? नहीं, देखिए, लोग तो ये हैं, मतलब चकित हैं, लेकिन उनको अब सरकार बन गई है। और मैं तो कहूँगा क्या कि विपक्ष भी जो जिस तरीके से और जितनी मजबूती से इसको उठाना चाहिए, अभी भी उठा नहीं रही है। इसमें थोड़ी कमी हमको दिख रही है। जो बीजेपी गई, देखिए, उनका पहले से तय लाइन है। जब वो डेलीगेशन वहाँ गया महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के मिलने के लिए, धांधली को लेकर के, अभिषेक मनु सिंह भी गए और डेलीगेशन को लेकर के, तो उसके बाद कुछ मीडिया ने खबरें चलाई जिसमें पॉइंट वाइज जो है वो इलेक्शन कमीशन का खंडन है। और वही लाइन है कि हमारे, मतलब, आप कहाँ थे जब ये जो मतदाता सूची बन रही थी, और उसमें तो डेढ़ लोगों का नाम हटाया गया है। वो एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अलग से किसी जांच की कोई संभावना नहीं है, ये आप जान लीजिए। लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है लगातार। वो कितना अभी आगे बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज वाला स्पेस है, एनजीओ का और बाकी लोगों का, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं इसके खिलाफ में। दूसरी एक चीज मैं आपको कहूंगा, शिंदे के बारे में आप एक चीज समझ लीजिए कि शिंदे को मरने नहीं देंगे। कहता है ना कि कोई डायलॉग है जिसमें कि वो आपको जीने नहीं देगा, कौन रखा तुमको जीने नहीं देगा। लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगी, नहीं, और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। नहीं, ये है किसी फिल्म का डायलॉग जिसमें कहा कि राका तुमको जीने नहीं देगा, और मैं ऐसे ही कुछ, और मैं तुमको मरने नहीं दूंगा।
तो यहाँ पर वह जो वहां है दिल्ली में, दिल्ली वाले इसको शिंदे को जिन मरने नहीं देंगे, और इसीलिए कि 7 जो है तीसरे नंबर की पार्टी है वो जो समर्थन दे रही है, 12 है जेडीयू का, 16 है चंद्रबाबू नायडू का, 7 है शिंदे की पार्टी का। बिल्कुल। तो अब मेरा अंदाजा ये है, और यहाँ भी उनको उद्धव ठाकरे को खत्म करना है। अभी भी ये क्या कहते हैं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं हुए हैं, तो इस शिंदे को अब क्या डील, उनको यही छोटा करेंगे, कुर्सी छोटी देंगे, कहीं बिठाएंगे, कहीं बिना कैमरा के फोकस से बाहर कर देंगे, ये सब चालू रहेगा और सारे दबाव रहेंगे, लेकिन उनको मरने नहीं देंगे पॉलिटिकली, उनको जिंदा रखेंगे, इसीलिए कि उद्धव ठाकरे को निपटाना है। दूसरा है कि दिल्ली में सरकार के 7 सीटें हैं उसके पास, वो काफी इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर की समर्थक पार्टी है एनडीए की। दूसरा एक और चीज है कि ये क्या वही जैसे दीपक केसरकर का नाम जैसे चल रहा है, उसी टाइप से दिल्ली में किसी को उसमें दे देंगे वो, मतलब शिंदे की पार्लियामेंट्री पार्टी भी उनके हाथ में नहीं रहेंगे। जो किया उन्होंने उनके साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, उसी टाइप का सिचुएशन इनके यहाँ भी होने वाला है। ये सब चलता रहेगा, लेकिन शिंदे को पूरी तरह, शिंदे की पार्टी को वो किनारे नहीं करेंगे, इसके बावजूद कि उनको महाराष्ट्र में उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ इसलिए इसकी वजह से भी एक इनस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि एक को देंगे तो दूसरा नाराज होगा, ये सब वो चालू रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लिक्विड ऑक्सीजन में जा चुके हैं शिंदे साहब। प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी सिर्फ एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मंत्रालय उनको क्या मिलता है, मछली पालन मिलता है कि बाढ़ नियंत्रण मिलता है कि उनको गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय मिलता है, देखना होगा, उसी से उनकी कुर्सी का हिसाब किताब मालूम पड़ेगा। जी बिल्कुल, बाढ़ मंत्रालय या मछली पालन, देखते हैं क्या कुछ होता है। पशुपालन भी बहुत अच्छा मंत्रालय है, वो भी हो सकता है। तो बहुत कुछ है, सुनील जी भी कुछ जोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ हरियाणा में अभी पिक्चर बाकी है, कह सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा, महाराष्ट्र में भी पिक्चर बाकी है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अलावा जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में भी बहुत कुछ होना बाकी है, जिसकी तस्वीर अभी रख रहे थे अनिल सिन्हा जी और हमारे तमाम साथी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी, शकील जी, प्रशांत जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बात, अपने विचारों को देश दुनिया तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभय माथुर जी हैं हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं। ये जॉर्ज सोरोस कौन है, इनका भारत से क्या रिश्ता है, ये भारत में कौन सा बिजनेस करते हैं, भाजपा इनसे परेशान क्यों है, ये बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं। और ये कैसे यहाँ ये नाम लाया गया है ये आप भी जानते हैं, राजेश जी। और असलम चिश्ती जी हमारे साथ हैं, उमर अली साहब हैं, ओम प्रकाश जी, और राहब चौहान साहब हैं, और दुरे तैयब जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल जी हैं और गुड नाइट लिख रहे हैं, असलम चिश्ती जी, उमर जी भी गुड नाइट लिख रहे हैं, यशवंत पादिर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, और जगजीवन पुरके साहब भी हैं जो कह रहे हैं कि गुड नाइट, वो भी लिख रहे हैं। लुइस मस्करेनियस हमारे साथ धन्यवाद कह रहे हैं, और राहुल जी भी गुड इवनिंग कह रहे हैं। किलबिल गेमिंग भी हमारे साथ गुड नाइट लिख रहे हैं, और मोहम्मद ताहिर भी हैं, वीयू गुड नाइट लिख रहे हैं। श्री किरण जे लिख रहे हैं, जीना है तो इज़्ज़त से जियो, बेइज्जती से तो अंधभक्त भी जी रहे हैं। फजल अली साहब भी जुड़े हुए हैं। अभय माथुर साहब है, हमारे देश की सरकार धोखेबाज सरकार है लिख रहे हैं अभय माथुर जी। AK शाहिद नईम, तमाम दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बात, अपने विचारों को पहुँचाने के लिए। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और इंतज़ार रहेगा बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाएं, और जुड़िए हमारे साथ शाम 7 बजे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।